हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं एडवोकेट दीपक कुमार गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2, जो पूरी तरह से सिटीजनशिप के ऊपर है। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या जुडिशरी या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट हो या फिर एक नॉर्मल सिटीजन हो जो समझना चाहते हैं कि इंडियन सिटीजन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 5, दैट इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे हम लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से है। कमेंसमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन का इस डेट से है। तो अब पढ़ते हैं। At the commencement of Constitution, every person who has been domiciled in territory of India and who was born in the territory of India, either whose parent was born in territory of India or who has been ordinarily residence in territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall to be citizen of India। इतना हमने पढ़ा। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन होगा अगर उसका डोमिसाइल इंडिया में हो। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि आप जैसे इंडिया में अपना परमानेंट होम बनाना चाहते हैं और यहीं पे रहने की इंटेंशन रखते हैं, तो अगर ये हो और इसके बाद से इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। तो अब ये आगे देखते हैं। अब तीनों कंडीशन देखते हैं, जिनमें से कोई एक कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो जाए और ये डोमिसाइल हो यहाँ का, तो सिटीजन मान लिया जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि ये इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हो, हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ मतलब उसके जो भी पेरेंट्स हैं, माता या पिता, वो यहाँ पे बॉर्न हो। और सबसे तीसरी लास्ट वाली जो कंडीशन है, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कम से कम 5 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहा हो। अगर डोमिसाइल के साथ इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पर्सन इंडियन सिटीजन माना जाता है। बड़ा ही सिंपल सा ये आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब आपने समझा कि लाइक यहाँ पे अपना घर बनाया हो और रहने की मतलब इंटेंशन हो। इंटेंशन तो मतलब उसके पास डोमिसाइल हो या फिर उस डोमिसाइल होने के बाद से इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो। लाइक वो इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न हुए हो या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से कम 5 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंस रहा हो। अगर इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिया का सिटीजन है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6। इसको पूरे अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं, पहले लाइन बाय लाइन, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। ये आर्टिकल की पहली लाइन ही ये समझ में आ रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हैं। तो अब पढ़ते हैं।
notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to territory of India from the territory now include in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of the Constitution if he or either of his parent or his grandparent was born in India as defined in Government of India Act 1935, or and in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in territory of India since the date of his migration, or in case where such person have so migrated on or after 19th day of July 1948, he has been registered as citizen of India by any officer appointed in behalf of government of the Dominion of India on an application made by him there to such officer before commencement of the Constitution in the form and manner prescribed by the government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in territory of India for at least 6 months immediate preceding of the date of his application. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. आर्टिकल 6 का रिलेशन डायरेक्टली पार्टीशन ऑफ इंडिया में पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 से है, और 1947 से है, और ये आर्टिकल उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए थे. यहाँ लॉ ने 2 टाइम पीरियड्स बनाए हैं. अगर कोई पर्सन 19 ऑफ जुलाई से पहले पाकिस्तान से इंडिया आया और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न थे, जन्म लिए थे, इंडिया के ही थे, और वो माइग्रेशन के बाद कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहा था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेशन के बाद भी कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे थे, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मान लिया जाएगा. इस केस में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी. इस केस में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी. लेकिन अगर वो माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ है तो लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है ना. यहाँ पे लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है. ऐसे पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है, और एप्लीकेशन से पहले कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना कंपलसरी था. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. तो बस इतना सा ही है. ये आर्टिकल नंबर 6 उनके लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आए थे. और अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 7 पे. आर्टिकल नंबर 7 पढ़ने की कोशिश करते हैं. राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. अब ये बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चले गए. अब इसको देखते हैं. Notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has, after the first day of March 1947, migrated from territory of India to territory now included in Pakistan, shall not be deemed to be citizen of India, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to territory now included in Pakistan, has returned to territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by under the authority of any law
and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of July 1948. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। ये तो हमारा क्लियर है। आफ्टरवर्ड्स आर्टिकल 7 में क्लियरली कहता है कि अगर कोई पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चला गया तो वो सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर कोई पर्सन जाने के बाद परमिट फॉर रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के साथ इंडिया वापस आ गया तो उसका आर्टिकल 6 के अंडर केस डिसाइड किया जाएगा। मतलब उसका वही फिर से रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन अगर अप्रूव्ड हो गया तो वो यहां का सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 8 की तरफ। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं फॉर एनी ऑफ रीजन, लाइक कमाने खाने या पढ़ने घूमने या फिर जो भी कह लो। अब इसको देखते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, any person who or either of whose parent or any whose grandparent was born in India as defined in Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in country where he is for the time being residing on application made by him. Therefore, to such a diplomatic and consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form manner or prescribed by the government of Dominion of India or the government of India. अगर कोई पर्सन या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर कोई पर्सन या उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए और वो फॉरेन कंट्री में ऑर्डिनरली रिसाइड करने लगे और उसने इंडियन एम्बेसी या कंसुलेट से सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली तो वो पर्सन इंडियन सिटीजन माने जा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी हो सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी हो सकती है। बस इतना सा ही है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 9 पे। पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। ये एकदम पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली लाइन में ही मतलब पूरी पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली लाइन में ही सब क्लियर कर दे रहा है। फिर भी पढ़ लेते हैं। No person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or to be deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired like citizenship of any foreign state. अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली तो वो इंडियन का सिटीजनशिप उसका खत्म कर दिया जाएगा, चाहे आर्टिकल 5, 6, 8
उसके फेवर में हो या ना हो, इसका सीधा सा रीजन है इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है रे, अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be citizen of India under any of the foregoing previous of his part shall, subject to provision of any law that may be made by the parliament, continue to be such citizen। नहीं समझ में आया? मुझे भी नहीं, पहली बार समझ में आया था। अब इसको ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। एवरी पर्सन who is or deemed to be citizen of India under any of foregoing provision of this part shall, subject to provision of any law that may be made by the parliament, continue to be such citizen। अब इसको समझते हैं। आर्टिकल 10 बोलता है कि जो भी पर्सन इंडियन सिटीजन है या माना गया है वो सिटीजन बना रहेगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज के सब्जेक्ट में होता है। अब आखिरी वाला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 11। पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नॉट नथिंग इन द foregoing provision of part shall derogate from the power of the parliament to make any provision with respect to acquiring the termination of citizenship and other मार्केट रिलेटेड मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। मार्केट बोल दिया, कुछ भी पढ़ ले रहा हूं आजकल। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाए जा सकते हैं, चाहे बात हो सिटीजनशिप की एक्विजिशन की या सिटीजनशिप की टर्मिनेशन की या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी मैटर की। आर्टिकल 11 के बेस पर बाद में सिटीजनशिप 1995 इनेक्ट किया गया था। मतलब पार्लियामेंट के पास लॉ है कि लाइक सिटीजन शिप से रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में लॉ लाया जा सकती। तो फ्रेंड, ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बिल्कुल लाइन बाय लाइन एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम जल्द ही फंडामेंटल ऑफ राइट्स दैट इज पार्ट 3 भी आपके लिए चैनल पे डालने वाले हैं। तो उसके लिए वो भी मतलब देखना जरूर, मतलब वो देखना भूलिएगा मत। आई मीन कुछ भी अकड़म बकड़म बोल रहा हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।